क्या चीनियों को भी पता है कि भारत में सरकार आरएसएस के इशारे पर चल रही है? सवाल है कि चीनी आरएसएस से क्यों मिलता है। वहीं विदेश मंत्रालय कह रहा है कि भारत और चीन के बीच रिश्ते नॉर्मल नहीं हैं। तो आरएसएस क्यों चीन से मिल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। संजय सिंह फिर से राज्यसभा के सदस्य होंगे, आम आदमी पार्टी ने उनको सदस्य बनाया, स्वाति मालीवाल भी उनकी कैंडिडेट होंगी। तो सोचिए, इस तरह से बहुजन समाज के नेता अपने नेताओं को आरोप लगने पर साथ छोड़ देते हैं, लेकिन सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां आरोपी नेताओं को और प्रमोट करती है और उससे उनकी सिंपैथी का फायदा उठाते। सोचिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सरकार में जिन पर आरोप लगते थे वो पार्टी से निकाल दिए जाते थे, जेल भेज दिए जाते थे। ऐसे पहले होता था, कांग्रेस वाले ने भी यही किया, नतीजा क्या हुआ। लेकिन बीजेपी और तमाम सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां ऐसे नेताओं को और प्रमोट करती हैं। अरविंद केजरीवाल का ये वीडियो बहुत वायरल है, हमें गिरफ्तार कर लो चाहे कितनी भी ईडी रेड डाले, हम जेल जाने से नहीं डरते। सोचिए, यही अरविंद केजरीवाल है जो दलित बहुजन लालू यादव सबको कहते थे कि ये सब भ्रष्ट है। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। एक खबर जो आपके लिए ज़रूरी है, अगर चीन के साथ रिश्ते नॉर्मल नहीं है तो चीन के डिप्लोमेट्स आरएसएस मुख्यालय क्यों गए? मल्लिकार्जुन खड़गे। सोचिए, चीनी को भी पता है कि भारत सरकार को आरएसएस चला रही है। सवाल है कि आरएसएस दफ्तर क्यों? मैं एक लाइन जोड़ दूं, हेनसांग, इत्सिंग और फाहियान, ये तीनों चीनी यात्री थे 7वीं सदी के आसपास, ये जब भारत में इन्होंने सिर्फ बुद्धमय भारत देखा था। एक तरफ मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय ने पहली बार माना है कि चीन के साथ रिश्ते नॉर्मल नहीं है। दूसरी तरफ खबरों के अनुसार चीन के डिप्लोमेट्स राष्ट्रीय स्वयंसेवक के मुख्यालय गए। क्यों गए, किस लिए गए, क्या बातचीत हुई? पीएलआई स्कीम में मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीनी प्रोफेशनल्स टेक्नीशियंस को मोदी सरकार ने वीज़ा में छूट दी है। क्यों दी? क्या चीन ने हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एशियन गेम्स के लिए स्टेपल वीज़ा नहीं दिया था? क्या 2020 में चीन से लड़ाई लड़ते हुए हमारे 20 वीर जांबाजों ने गलवान में अपने प्राण की आहुति नहीं दी थी? मोदी सरकार को तय कर लेना चाहिए कि उनकी चीनी नीति क्या है। न कोई हमारी सीमा में घुसा वाले मोदी जी की चीन को क्लीन चिट है, या उन्हीं के एमईए वाले नॉट नॉर्मल है जिसमें उन्होंने ऐप बैन के अलावा कुछ नहीं किया। लद्दाख समेत पूरे देश स्पष्ट रूप से जानना चाहता है। तो सोचिए, ऐप बैन कर दिया जाता है, ऐप बंद कर दिया गया था, तो ऐप क्यों बंद कर दिए भाई जब डिप्लोमेट्स मिल रहे हैं? मतलब वीवो बिक रहा है, ऑप बिक रहा है, लेकिन ऐप बंद हो जाएगा। और चीनी डिप्लोमेट आरएसएस के मुख्यालय में जा रहा है। आरएसएस से क्या कनेक्शन है? किसी दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं से मिल लेते हैं अगर चीनी, तो उनको तो बदनाम कर दिया जाता। उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस के 5 अधिकारियों ने गौ हत्या से जुड़े होने के संदेह में एक मुस्लिम व्यक्ति को प्रताड़ित किया करते उसके पखाने के रास्ते में छड़ी डाल दी और उसे बिजली के झटके दिए। तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन इस खबर की दर्दनाक स्थिति समझिए रामराज में ही होगा। साक्षी जोशी ने लिखा है, जो पेशे से पत्रकार हैं। तो सोचिए, मुस्लिम समाज के लिए किस तरह के हालात हैं और मुस्लिम समाज के युवाओं के लिए। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग द्वारा 1 जुलाई 1985 को जारी आदेश के अनुसार SC/ST को किसी भी तरह की फीस नहीं ली जानी है। जो एग्ज़ाम का फीस होता है वो नहीं ले जाना। अगर कोई फीस लेता है तो वो दंडनीय अपराध है। ICSSR ने इसी तरह के फीस लिए थे, बाद में उसने उसको ठीक कर दिया है। और विकट परिस्थितियों में, ऐसी हार कपा देने वाली ठंड में, जब हम लोग गीज़र ब्लोअर में बैठे नहा रहे हैं, गीज़र से ब्लोअर में बैठे हुए हैं, उसके बाद सोचिए SC/ST OBC के 6800 सीटों के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो लखनऊ में लगातार पिछले लगभग 500 दिनों से 570 दिन हो चुके हैं 6800 सीटों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कोई टीवी अखबार इस पर बहस करेगा? एनसीपी में अजित पवार की जगह रोहित पवार ने ली है। रोहित अब शरद पवार को मजबूत कर रहे हैं। रोहित आजकल ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं, उनकी सभा में भीड़ जुट रही है। आज रोहित को सबक सिखाने के लिए उसकी जुड़ी एक कंपनी पर ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी है। ईडी ने छापेमारी शुरू की है एनसीपी के शरद पवार के भतीजे के घर पर। वही खबर आई कि पश्चिम बंगाल में ईडी पर ही हमला हो गया है। ममता बनर्जी की वहाँ सरकार है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सोचिए, बहुजन समाज के नेता, बहुजन समाज के मुख्यमंत्री किस तरह से सबका ईडी हो या तमाम लोग हो उसका सम्मान करते हैं। संजय सिंह को दोबारा राज्यसभा में नामित किया गया है। ये सोचिए कि अरविंद केजरीवाल से सीखना चाहिए। उनके सब नेता जो जेल में है उसको भी वो दोबारा राज्यसभा भेज रहे हैं। वैसे राजेंद्र पाल गौतम को क्यों हटाया था, ये बहुजन समाज सवाल पूछ रहा है। जौनपुर में, यूपी के जौनपुर में डॉक्टर TD पटेल की हत्या, बुलडोजर सरकार मौन क्यों? RS पटेल ने बड़ा सवाल उठाया है। सोचिए, जौनपुर के जलालपुर स्थित ओम साई बाल चिकित्सालय के संचालक मशहूर डॉक्टर TD पटेल की हत्या ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर बेखौफ बदमाशों ने कर दिया है।
तो सोचिए दलित पिछड़े आदिवासियों को किस तरह से मौत के घाट उतारा जा रहा है यूपी में। ये है रामराज का असली सच। और इस तस्वीर से भक्त परेशान है, बोल रहे हैं धर्म खतरे में है। उदयनिधि स्टालिन से ये निधि रतन ने ट्वीट किया है प्रधानमंत्री मोदी और उदयनिधि स्टालिन की मुलाकात के बाद। तो सोचिए जिसको देशद्रोही और सनातन विरोधी कहा जा रहा था, इस देश की मनुवादी मीडिया सिर्फ हिंदी पट्टी के लोगों को भड़काती है। और सुदामा कोटा वालों को इस तरह छूट न दिया जाए, खुलकर भीख भी दिया। सोचिए SC ST के अलावा किसी की फीस में भी माफ़ी नहीं हो सकती है, लेकिन सोचिए किस तरह से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के वो माफ़ कर दिया गया था और SC ST से पैसा लिया जा रहा था। कच्चे तेल के दाम में 40% की गिरावट है, सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है। लेकिन सवाल है कि तेल के दाम क्यों नहीं घट रहे हैं। वैसे टीवी वालों ने तो खबर चला दिया था कि घटने वाले हैं, पता नहीं क्या हुआ। यूपी में जंगल राज है जहां बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। सोचिए बांदा मेडिकल कॉलेज में डिलीवरी के बाद अपहरण करके गैंग रेप हुआ, उसके बाद नाले में महिला का शव मिला। बांदा में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में डिलीवरी के बाद एक महिला का शव नाले में मिलने के मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल सहित 9 डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इन मरीजों का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने और फिर उसकी हत्या के बाद मानव अंगों की तस्करी करने का गंभीर आरोप है। तो सोचिए डिलीवरी हुई महिला का अपहरण किया गया, गैंग रेप हुआ, उसके बाद उसके मानव अंग निकालने का भी आरोप लग रहा है। कुर्सी 2 होनी चाहिए, एक कुर्सी पर दूसरा जमीन पर ही असमानता का भेदभाव है। हिंदू धर्म में सुधारवाद की बहुत ज़रूरत है। सोचिए योगी आदित्यनाथ जो CM है, प्रधान नरेंद्र मोदी भी शायद CM के समय नीचे बैठे हैं, और यहाँ देखिए बराक ओबामा और पादरी और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने बैठे। क्रांति कुमार ने कहा है कि धर्म में समानता नहीं होगा तो कौन जाएगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भगवान राम सबके हैं, सबरी का मंदिर बन रहा है, निषाद राज का भी मंदिर बन रहा है। बहुजन समाज धीरेन्द्र शास्त्री से पूछ रहा है कि हमको निषाद राज के नाम से स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए। इस पर आप लोग की क्या राय है। अखिलेश तेजस्वी यादव ने ही बात कही है। और ये है, सोचिए ये इतना बेशर्म पत्रकार है, ये अशोक श्रीवास्तव है DD न्यूज़ में, सरकारी पैसे पर पलने वाला। इसका एक वीडियो मैंने दिखाया था, ये जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो भी चापलूसी कर रहा था। और सोचिए किस तरह से इसने प्रियंका भारती जो RJD की प्रवक्ता है उनको सरेआम किस तरह से एक महिला के लिए शब्द इस्तेमाल किया है। मतलब ऐसे लोगों का क्या किया जाए। ये मनुवादी आखिरी अड्डा है मीडिया का जहाँ इस तरह के मनुवादी बैठे हैं। तो DD न्यूज़ का सबसे घिनौना पत्रकार है ये, सबसे बेशर्म पत्रकार है ये। बिहार में शिक्षक भर्ती दूसरे चरण के अंतर्गत 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी, ये सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। वहीं सोचिए एक सुशांत सिन्हा है, वो बेशर्म भी लालू यादव जी को चारा चोर कहता है तेजस्वी यादव के बयान पर। और STF ने मुठभेड़ में माफिया विनोद उपाध्याय को किया ढेर, सिर पर था 1 लाख रुपए का इनाम। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इनकाउंटर, ये माफिया तो भाग गए थे तो फिर ये इनकाउंटर किसका हो रहा है। ये सबसे वो BSP के नेता थे इसलिए भी। और उत्तर प्रदेश में कथित अमृतकाल की इससे दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर और क्या हो सकती है। मेरठ में वन विभाग द्वारा अपनी जमीन हड़पे जाने के बाद कई बार कोशिश करने पर भी अगुवाई न होने से हताश होकर खुद को आग लगा लिया। ये तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। यूपी में NCRB के आंकड़े हैं, सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं। और यूपी के मेरठ में किसान ने SDM ऑफिस के बाहर खुद को आग लगा ली। तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते, लेकिन सोचिए कानून व्यवस्था की क्या हालत है यूपी में। और अगर ये किसी गैर BJP शासित राज्य में होता और SC ST OBC के मुख्यमंत्री होते तो क्या होता। उत्तर प्रदेश स्मारक समिति लखनऊ कर्मचारियों का वेतन विसंगति के कारण 19वां दिन धरना प्रदर्शन जारी है, चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है। तो यूपी से कोई खबरें बिल्कुल नहीं आ रही है, सबसे चिंताजनक बात है। 6800 भर्ती को लेकर लोग बैठे हुए, टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, सोशल मीडिया दिखा रहा है। अब 19 दिन से और नौकरियों के लेकर है। अगर केजरीवाल सोरेन कल सुबह मोदी से मिलकर कहे कि मैं BJP आ रहा हूँ तो पूरा मामला ठंडा हो जाएगा। तो सोचिए किस तरह से ED जो है वो केजरीवाल, सोरेन और तेजस्वी यादव को बुला रही है, वो जा नहीं रहे हैं, कह रहे हैं हमें गिरफ्तार करो। क्या लगता है आप लोगों को गिरफ्तारी होगी? अगर ये तीनों गिरफ्तारियां होती है तो 2024 में BJP के लिए और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। फर्रुखाबाद में किसान लंकुश का 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ, इसके बाद इलाज में काफ़ी पैसा खर्च हुआ और बेटी की शादी भी करनी थी, चिंता खाए जा रही थी। लंकुश अब नहीं रहे। मैं प्रियंका भारती, सावित्री फुलन, फातिमा बिरसा, बाबा साहब लोहिया और मानस की संतान हूँ। अशोक श्रीवास्तव जैसे परजीवी नफरती दो टूक समझ ले, मैं आपकी जैसे 2 टके के पत्रकार को कभी नहीं डरती। तो सोचिए किस तरह से प्रियंका भारती ने करारा जवाब दिया है श्रीवास्तव को। ये उनको बेशर्म कह रहा था। सोचिए एक महिला युवा नेता को बेशर्म कह रही थी।
और तेजस्वी से पूछ रहे हैं कि भूख लगी तो मंदिर जाइएगा। काहे बॉस, पहले जिनको भूख लगती थी वो बाबरी मस्जिद जाते थे क्या? हिंदुओं के लिए सबके पास ज्ञान है, दूसरे धर्म के लिए नहीं। अब बताइए, तेजस्वी यादव हिंदू है तो हिंदू को ही समझाएंगे ना। अरे भूख लगने पर हिंदू मंदिर जाए ना जाए, पर तय है कि भूखा मर जाएगा पर जानवर का चारा नहीं खाएगा। पता नहीं लोग इस पर FIR क्यों नहीं दर्ज कराते हैं। सुशांत सिन्हा कह रहा है पहले जिनको भूख लगती थी वो बाबरी मस्जिद जाते थे क्या? काहे रे दलाल, तेरा गुजारा मस्जिद और मुसलमान के बीच में लाए बिना नहीं होता। हिंदू मुस्लिम के लिए समय है, बेरोजगारी भुखमरी पर बात करने के लिए नहीं है। इन लोगों का मस्जिदों से पुराना रिश्ता रहा है। तुलसी दुबे ने रामचरितमानस मस्जिद में बैठकर लिखा था और पहली कॉपी टोडरमल को दिया था। सुशांत सिन्हा के जो पूरे खानदान के लोग हैं वो पहले मुगलों के राज में दरबारी करते थे और अब ये लोग मुगल के नाम पर दूसरे को लड़ा रहा है, डरवा रहा है। मुगल के राज में ही हिंदू धर्म शब्द आया और हिंदू धर्म मजबूत हुआ है। तुम कहते हो आवाज़ उठाने से क्या होता है, हम कहते हैं आवाज़ उठाने से तस्वीर बदलते हैं। सोचिए ICSR में जो गड़बड़ियाँ थी, सोशल मीडिया की वजह से उसको ठीक कर लिया गया और बहुजन समाज के लोग जब तक बोलेंगे नहीं तब तक की स्थिति ठीक नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और आप लोग बताइए, वो जो 3 लोग थे जो मंदिर उड़ाने की धमकी दे रहे थे, उनका क्या हुआ? क्या यूपी में फिर से दोबारा हिंदू मुस्लिम की कोशिश है और वो मास्टरमाइंड पकड़ा गया कि नहीं? और रूसिया से आई हुई अल्पसंख्यक आड़ परजीवी अभिषेक श्रीवास्तव के अनुसार 90% बहुजन आबादी से आने वाली प्रियंका भारती परजीवी से डर गई है। सोचिए कितना बेशर्म है, इसका कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इसको सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ट्रोल हो रहा है अभिषेक श्रीवास्तव और सुशांत सिन्हा। तो ये जो भारत के मनुवादी मीडिया, ये दोनों जो है वो पहले कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के लिए चापलूसी करता था। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से चापलूसी के ड्राम में गिर गया। ये लोग पत्रकारिता तब करता है जब दलित, पिछड़े, आदिवासी जो है इस देश में CM PM बन जाए, तभी इनकी पत्रकारिता शुरू होती है। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रधानमंत्री की तस्वीरें वायरल हो रही है। लक्षद्वीप जा सकता हूँ लेकिन मणिपुर नहीं, क्योंकि मैं देश का एक गैर जिम्मेदार और डरपोक प्रधानमंत्री हंसराज मीना। प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए थे, वहाँ उन्होंने कुछ फुर्सत के पल बिताए। उसके बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मणिपुर पर क्यों नहीं। वहीं लोग कह रहे हैं कि आप तो छुट्टी नहीं लेते थे। ये भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल खबर है और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वो कॉपीराइट का मसला है, लेकिन प्रधानमंत्री की तस्वीर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और उससे भी बड़ा सवाल सेल्फी पॉइंट पर। सेल्फी पॉइंट पर आपको क्या लगता है, पैसे का सही इस्तेमाल है या दुरुपयोग है? मायावती जी ने पार्क बनवाया था जो देश की धरोहर है, लखनऊ की शान है, नोएडा पार्क और लखनऊ पार्क, उसको पैसे की बर्बादी कहा जाता था। सेल्फी पॉइंट पर आपकी क्या राय है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।